दोस्तों नमस्कार। IIBF BC या BF एग्जाम सर्टिफिकेट के पार्ट तीसरे की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने IIBF की लेटेस्ट जो वीडियो है पार्ट 2 हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए। कुल मिला के 2 पार्ट्स लेटेस्ट जो क्वेश्चंस इस समय आ रहे हैं उनके क्वेश्चन आप सभी को पार्ट 2 तक हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं और कुल मिला के 1 से लेके 46 तक के जो क्वेश्चन थे हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में हमने आप सभी को उनकी तैयारी करवा दी। तो आज की जो वीडियो है पार्ट 3 है और पार्ट 3 में जो हमने पिछले पार्ट 2 वीडियो भेजा था, पार्ट 2 वीडियो जो आप सभी के लिए प्रोवाइड किया था उसमें जो 46 तक के जो क्वेश्चन का हमने संकलन आप सभी को बताया था उसके आगे से इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो आपकी जो भी फ्रेंड या मित्र हैं जो भी करीबी हैं वो अगर IIBF की तैयारी कर रहे हों तो उनको भी इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी भेजने से शायद उनकी भी मदद हो सके। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर और आप सभी को हम तैयारी करवाते हैं इस पार्ट 3 में, जो कि 46 के बाद अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर देखते हैं, उसके बाद आगे 47 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 46 तक स्टार्ट किया था लेकिन 46 रिपीट दोबारा करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कस्टमर सर्विस कमेटी मीटिंग एट द ब्रांच, मतलब जो शाखा में ग्राहक सेवा समिति की बैठकें होती हैं वो कितने दिन में कितनी बार करनी चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यहाँ पे शाखा में ग्राहक सेवा समिति की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। अब कब कब आयोजित की जानी चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में है 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, प्रत्येक महीने में या फिर पखवाड़े में। तो जो बैठकें हैं वो कितने दिन में आयोजित की जानी चाहिए, वो प्रत्येक महीने आयोजित की जानी चाहिए, जो कि ग्राहक सेवा केंद्र में ग्राहक सेवा की जो बैठकें होती है। ऑप्शन सी नंबर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ऑपरेशंस ए रीजनल रूरल बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालक का क्षेत्र होता है वो किस तरह का होता है। यहाँ पे ये यही ऑप्शन है, इज अनरेस्ट्रिक्टेड या डिपेंड अपॉन द विशेष ऑन द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस विजिबिलिटी एंड कंसेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्पॉन्सर बैंक या इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू डिस्ट्रिक्ट, मतलब अप्रतिबंधित है या संबंधित राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है या व्यावसायिक व्यवहार्यता और संबंधित प्रायोजक बैंक की सहमति पर निर्भर है या कुछ जिलों तक सीमित है। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालक का क्षेत्रफल है वो कुछ जिलों तक सीमित रहता है। ऑप्शन डी नंबर आपका ये सही होगा कि कुछ तक सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज क्या, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक है क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक एक डेवलपमेंट बैंक है, यानी एक विकास बैंक है, या ए सेपरेट विंग ऑफ फाइनेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का एक अलग विंग है, या ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी देश का केंद्रीय। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो देश का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन डी नंबर आपका सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक। तो यहाँ पे दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी DFIS प्रोवाइड, जो DFIS होता है इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन है, रेफिनेंस टू बैंक्स फॉर इट्स लेंडिंग ऑपरेशंस, गाइडेड टू द बैंक एंड इट्स लेंडिंग ऑपरेशंस, या टेक्नोलॉजिकल सिस्टम सपोर्ट टू बैंक, या फिर क्रेडिट गारंटी टू द बैंक फॉर इट्स लेंडिंग ऑपरेशन। मतलब वित्तीय विकास वित्तीय संस्थान जो DFI होते हैं वो क्या प्रदान। ऑप्शन यही है, बैंकों को उनके ऋण परिचालनों के लिए पुनर्वित्त, बैंकों को उनके ऋण प्रदायगी के कार्यों में मार्गदर्शक, या फिर बैंकों को तकनीकी प्रणाली का समर्थन, और ऑप्शन 4 नंबर है, बैंकों को उनके ऋण परिचालनों के लिए ऋण गारंटी। मतलब वित्तीय जो संस्थान है विकास वित्तीय संस्थान वो क्या प्रदान करते हैं, वो प्रदान करते हैं बैंकों के ऋण परिचालनों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी नंबर आपका सही होगा इस क्वेश्चन का सही है। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक की, मतलब बैंक का प्राथमिक कार्य है। तो बैंक का प्राथमिक कार्य क्या होता है। बैंक का प्राथमिक कार्य होता है जमा राशि स्वीकार करना और धन उधार देना, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी, जमा राशि स्वीकार करना और उनको धन उधार देना जो बैंक का प्रारंभिक कार्य होता है। जो धन उधार देने का मतलब बैंक ऋण के प्रदान करती है।
ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द यूबराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय ट्रिनिटी विच डिड नॉट इंक्लूड। भारत में ट्रिनिटी द्वारा वित्तीय सेवाओं का उदारीकरण शुरू किया गया था जिसमें शामिल नहीं था। तो अब इनमें से क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन है जनधन योजना, आधार डेटाबेस, या मोबाइल या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, मतलब सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। तो जो भारत में ट्रिनिटी द्वारा वित्तीय सेवाओं का उदारीकरण शुरू किया गया था उसमें जन धन योजना जो थी वो शामिल नहीं की गई थी, बाकी आधार डेटाबेस, मोबाइल और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान ये शामिल किए गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ अप्रैल 2005 टू के नंबर ऑफ स्टेप्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन विच हाउ डिड नॉट इंक्लूड। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2005 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में वित्तीय बहिष्करण की समस्या को पहचानते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कदम उठाए, जिनमें से शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था? इनमें से क्या शामिल नहीं था? सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण या मूल बचत बैंकिंग जमा खाता, सामान्य डेबिट क्रेडिट कार्ड या सरलीकृत केवाईसी मानदंड। तो जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य जो कदम उठाए गए थे उनमें से ये जो सामान्य क्रेडिट कार्ड है वो शामिल नहीं था, बाकी सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण, मूल बचत बैंक जमा खाता और सरलीकृत केवाईसी मानदंड ये शामिल थे। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जनरल पर्पज कार्ड इज यूज्ड। जो सामान्य प्रयोजन कार्ड होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑफिस एड्रेस प्रूफ के रूप में, या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, या पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, होम एड्रेस कार्ड, कार्यालय पते का प्रमाण, या निजी पहचान, वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान, या आवासीय पते का प्रमाण। तो सामान्य प्रयोजन कार्ड होते हैं वो वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए किया जाता है। ठीक है, कार्ड होता है वो आपका एड्रेस नहीं होता, ना निजी पहचान होती, ना आपके घर का पते का प्रमाण। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंटली यूज्ड includes delivery for financial services which of the following is not a feature of the delivery of financial services। वर्तमान में प्रयुक्त वित्तीय समावेशन की परिभाषा में वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय सेवा की डिलीवरी की विशेषता है? तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें से बताना है कि वित्तीय सेवाओं की विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन है बाय द इन्फॉर्मर, एज वेल एज फॉर्मर, फाइनेंशियल सिस्टम मतलब अनौपचारिक के साथ साथ, या फिर एट एंड फॉर कॉस्ट किफायती लागत पर, टू वेस्ट सेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज एंड लो इनकम ग्रुप मतलब विशाल वंचित आबादी और निम्न आय समूह के लिए, या फिर द सर्विस इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सेविंग, लोन्स, इंश्योरेंस, पेमेंट एंड रिमिटेंस फैसिलिटीज। सेवाओं में बचत, ऋण, बीमा, भुगतान और प्रेषण सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा, बाय द इनफॉर्मल एज वेल एज फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अनौपचारिक के साथ साथ जो वित्तीय सेवाएं का जो तरीका होता है वो। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर विल परफॉर्म द रोल ऑफ ए, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, टू रिसाइडिंग इन इट्स ऑपरेशनल एरिया। यह उम्मीद नहीं की जाती है कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर अपने परिचालन क्षेत्र में रहने वालों लोगों के लिए की भूमिका कौन सी भूमिका निभाएंगे? या तो कंपेनियन मतलब साथी, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव सरकारी प्रतिनिधि, या फिलासफर मतलब दार्शनिक, गाइड मतलब मार्गदर्शक। तो जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं अपनी परिचालन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक प्रकार से सरकारी प्रतिनिधि की भूमिका निभाएगी, यह उम्मीद नहीं की जाएगी। ऑप्शन बी नंबर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू गिव फाइनेंस। जो लघु वित्त बैंक हैं उनको वित्त देना आवश्यक है कितने का? यहाँ पे कितने रुपए तक का वित्त देना आवश्यक है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है मैक्सिमम अप टू 25 लाख मतलब अधिकतम 25 लाख रुपए, या फिर 50% ऑफ इट्स टोटल एडवांस पोर्टफोलियो शुड बी एट लीस्ट अप टू 25 लाख पर बारोवर। अपने कुल अग्रिम पोर्टफोलियो का 50% प्रति उधारकर्ता कम से कम 25 लाख रुपए तक होना चाहिए, या फिर टू एनी बारोवर विदाउट एनी सीलिंग, किसी भी उधारकर्ता को बिना किसी सीमा के
या फिर ओनली टू प्रायोरिटी सेक्टर एट डिफाइंड बाई आरबीआई, केवल आरबीआई द्वारा परिभाषित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, लघु वित्त बैंकों को वित्त देना आवश्यक है कम से कम 25 लाख रुपए अपने प्रतिकूल अग्रिम पोर्टफोलियो का 50% प्रति उधारकर्ता और कम से कम 25 लाख रुपए तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय आरबीआई जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि का उपयोग द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? ऑप्शन है फॉर प्रमोशन ऑफ डिपोजिटर्स इंटरेस्ट या डिपॉजिट इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन या ननाता इको, जमाकर्ताओं की हित को बढ़ावा देने के लिए या फिर निवेश बीमा के लिए, वित्तीय समावेशन या फिर निश्चित भी कोई भी नहीं। आरबीआई जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है जमाकर्ताओं के हित को बढ़ावा देने और प्रमोशन ऑफ डिपोजिटर इंटरेस्ट। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हाइल इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फाइनेंशियल काउंसलिंग इट रिक्वायर्स व्हिच आर द फॉलोइंग। नंबर 1 है स्ट्रक्चर टू काउंसलिंग रिलेशनशिप या स्टेबलाइजिंग रिपोर्ट या डीलिंग विद ईगोज। अब यही क्वेश्चन हिंदी में है, यद्यपि वित्तीय परामर्श के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? परामर्श संबंध की संरचना करना, सौहार्द स्थापना करना या दंभ या अहंकार पर काबू पाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यही ऑप्शन सी नंबर, परामर्श संबंध की संरचना करना, सौहार्द स्थापित करना, दंभ या अहंकार पर काबू रखना। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो एसएचजी होते हैं वो उनके संबंध में ये जो ऑप्शन दिए हैं कौन सा गलत? दीज आर स्मॉल फॉर्मल ग्रुप, मतलब ये छोटे औपचारिक समूह होते हैं। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 इंडिविजुअल्स, मतलब प्रत्येक समूह में 10 से 12 व्यक्ति होते हैं। या इट्स मेंबर्स ज्वाइन द ग्रुप वॉलंटरी एंड देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड शुड बी सिमिलर, मतलब इसके सदस्य स्वेच्छा से समूह में शामिल होते हैं और इनकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि एक जैसी होनी चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप इज टू प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग among the member and it's important for the benefit of the group member। समूह का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देना और समूह के सदस्यों के लाभ के लिए महत्व। जो एसएचजी है उसके लिए इनमें से बी, सी, डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं और जो ये ए नंबर है इसमें से ये छोटे औपचारिक समूह होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ए नंबर गलत है इस क्वेश्चन का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन कंप्रीटेड ऑफ बिल्डिंग स्किल्स या इंक्रीजिंग नॉलेज या डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग या बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। शिक्षा, वित्तीय शिक्षा की प्रदायगी में शामिल कौशल निर्माण या बढ़ावा समझ विकसित करना, निर्माण, आत्मविश्वास का निर्माण। यहाँ पे नंबरिंग नहीं पड़ी है तो यहाँ पे नंबरिंग है इसी तरह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है होगा दोस्तों वो होगा ये सी नंबर, 1, 2, 3 और 4 ये जो कह रहे हैं बिल्डिंग स्किल्स या इंक्रीजिंग नॉलेज, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग या बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन हैज बीन सेट अप बाय। जो राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र की स्थापना है किनके द्वारा की गई है? ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक या सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार, ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स मतलब सभी वित्तीय क्षेत्र अनुयायकों, या ऑल शेड्यूल्ड बैंक सभी जो अनुसूचित बैंक है वो। तो राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना सभी वित्तीय क्षेत्र के जो नियामक होते हैं उनके द्वारा की गई है, यानी ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इनके द्वारा वित्तीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, विच इज ट्रू रिगार्ड टू द ऑपरेशन ऑफ पेमेंट बैंक इन इंडिया। भारत में भुगतान बैंकों के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में भुगतान बैंकों के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो भुगतान बैंक होते हैं वो पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स एंड सच डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड रुपीज 2 लाख पर कस्टमर। मतलब भुगतान बैंक जो होते हैं वो मांग जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं और ऐसी जमा राशि प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। वो
ऐसे जो मांग जमा राशि स्वीकार कर सकते। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नंबर सही होगा। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना एट द एज ऑफ 18 ईयर विल कंटिन्यू विथ पर मंथ गेट पेंशन ऑफ विथ 5,000 ऑन अटेनिंग 50 ईयर ऑफ एज। 18 वर्ष की आयु में अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर 5,000 रुपए की पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रति माह रुपए का योगदान देना होगा। तो जो 18 वर्ष की आयु में अटल पेंशन योजना में जो शामिल होते हैं वो 60 वर्ष पूर्ण करने पर अगर 5,000 की जो पेंशन प्राप्त करने के लिए उनको 210 रुपए पे करना होगा, तभी वो 5,000 रुपए की पेंशन हर महीने प्राप्त करने योग्य बन जाएगी। तो आपका इस क्वेश्चन का सही ए नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग कस्टमर इज नॉट एलिजिबल फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है। ऑप्शन है कस्टमर एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 वर्ष की उम्र का ग्राहक, NRI कस्टमर यानी NRI विदेशी कस्टमर हो, कस्टमर हु enrolled at the age of 45 years and paying regularly now at age of 51 years। वह ग्राहक जिसने 45 ईयर्स की आयु में नामांकन कराया था और अब 51 वर्ष की आयु में नियमित रूप से भुगतान कर रहा है। और लास्ट है कस्टमर अटेनिंग द एज ऑफ 49 ईयर, 49 वर्ष की उम्र पूर्ण करने वाला ग्राहक। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए जो पात्र नहीं है वो है 16 वर्ष की उम्र का ग्राहक। ये 18 वर्ष की उम्र से ही PMJJBY का लाभ उठा सकते हैं। 18 वर्ष से कम की उम्र वाले इसका लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 16 वर्ष की उम्र का ग्राहक, ये आपका सही है। उम्र ये पात्र नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सब्सक्राइबर अंडर द अटल पेंशन योजना कैन ऑप्ट इंक्रीज और इनक्रीज पर अमाउंट ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्युमुलेशन पेड। अटल पेंशन योजना के तहत एक सब्सक्राइबर संचयन चरण के दौरान यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, पेंशन राशि को घटाने या बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। ऑप्शन है वंस इन ए ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वर्ष में एक बार केवल अप्रैल माह में, या फिर इन अप्रैल जुलाई अक्टूबर एंड जनवरी, अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी में, या फिर इन अप्रैल एंड सितंबर, केवल अप्रैल और सितंबर में, या फिर वंस इन एवरी मंथ, हर महीने एक बार। तो जो अटल पेंशन योजना के तहत सब्सक्राइबर संचयन चरण है उसके दौरान अगर वर्ष में एक बार को अप्रैल माह में अगर पेंशन राशि को घटाने या बढ़ाने का विकल्प वो चुन सकता है, घटा सकता है और बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा द एनुअल प्रीमियम फॉर ऑब्टेनिंग कवर अंडर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा PMJBY इज। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर प्राप्त करने के लिए वार्षिक प्रीमियम है। कितना वार्षिक प्रीमियम है? 228 रुपए, 342, 436 या 114 रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अगर प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत कवर अगर वो प्राप्त करने का लिए अगर वो अप्लाई करेगा तो उसको वार्षिक प्रीमियम देना होगा 436 रुपए। 436 रुपए अगर वार्षिक वो कवर प्रीमियम देगा तो वो इसका लाभ ले सकता है। आपका इस क्वेश्चन का सही होगा सी नंबर, जो कि है 436 नंबर। तो हमने पिछले वीडियो में आप सभी के लिए 46 तक के क्वेश्चन कवर करवाए थे और इस वीडियो में आप सभी के लिए 66 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करवा दिए गए हैं, जो कि 20 क्वेश्चन कुल मिला के इस वीडियो में आप सभी के लिए देखने को मिल रहे हैं। तो जो आगे के क्वेश्चन है अगली वीडियो में रहेंगे और आप सभी के लिए जो भी जानकारी है अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आगे की वीडियो में कवर करवाएंगे। तो आई होप आप सभी को जो मैंने ये 20 क्वेश्चन कवर करवाए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम इसी तरह के कुछ नए और अगले टॉपिक के साथ, अगले पार्ट के साथ, इस IIBF की अगली सीरीज के साथ। आप सभी बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो के जो भी पार्ट्स हैं आप सभी को रेगुलर मिलते रहेंगे 1 या 2 दिन में। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आप सभी के पास हमारी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।